गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अनअकैडमी के मॉडर्न इंडिया क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कल कांग्रेस पार्टी पूर्ण स्वराज्य के अपने लक्ष्य तक पहुंचती। असहयोग आंदोलन, लाल कोटी, जीआर लंग, धर्सना कांड, दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह से फैला, यहां तक हमने पढ़ लिया था। गोलमेज सम्मेलनों के बारे में डिटेल में बात नहीं हुई थी, संक्षेप में बात हुई थी। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? गुड। नेक्स्ट कोर्स तो कंप्लीट हिस्ट्री मैंने बता दिया ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का साइमन कमीशन पर विचार करना, ये उद्देश्य था। मैकडोनाल्ड ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री था ये ब्रिटेन का। ये जो खड़ी मूछों वाला प्राणी दिख रहा है चित्र में, यही है मैकडोनाल्ड। सॉरी, वो विलिंगटन है, ये मैकडोनाल्ड, रमजे मैकडोनाल्ड। इसने उद्घाटन किया प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। और कुल 89 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया, भारत और ब्रिटेन। ये 89 प्रतिनिधि बटे हुए थे, जिसमें 57 तो अकेले ब्रिटिश भारत से आए थे, पानी के जहाज में बैठ के पहुंच गए थे। 16 देसी रियासतों से और 16 इंग्लैंड से। इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य थे। तो ब्रिटिश भारत में जो 57 प्रतिनिधि थे वो ये थे: तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, CY चिंतामणि, ये उदारवादी थे, कांग्रेस पार्टी के ही थे, लिबरल। BS मुंजे, MR जयकर, ये हिंदू महासभा के। जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर, आगा खां, फजलुल हक, शफी मोहम्मद, ये मुस्लिम लीग का। सिखों के थे सरदार संपूर्ण सिंह, दलितों के भीमराव अम्बेडकर, व्यापारी होमी मोदी, KT पाल, आंग्ल भारतीय ईसाई सुंदर सिंह मजीठिया। इसके अलावा देसी रियासतों के मैसूर, ग्वालियर, बड़ौदा, भोपाल, पटियाला, बीकानेर, अलवर। तो लंबा चौड़ा भाषण दिया इसमें अंग्रेजों के राजा ने, जॉर्ज पंचम ने। और इसके भाषण में कहीं भी भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता, ये बात थी ही नहीं। ये पूरे समय माइनॉरिटी की बात करता रहा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। भारत के लोग कहते थे कि भाई साहब, हम यहाँ पे आजादी के योजना के बारे में सुनने आए। अंग्रेज कहते थे कि हम आपको आजादी दे रहे हैं ना, डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस आजादी है, राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आप स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन डोमिनियन स्टेटस देने के लिए भी अंग्रेज सारे लोग राजी नहीं थे। अंबेडकर जी सिर्फ SC ST की बात लेकर के बैठे थे, इनको आजादी वगैरह से ज्यादा मतलब नहीं था। ये कहते थे जैसे मुसलमानों को आपने अलग से इलेक्टोरेट दे दिया है, वैसे ही दलितों को भी दे दीजिए।
सभी लोग के अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट। गांधी जी कहते थे कि भाई हमको आजादी, गांधी जी थे ही नहीं एक्चुअली उस समय। अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट सहमत हुई कि पूरे भारत का एक संघ बना दिया जाएगा और प्रदेश में सरकार बनाई जाएगी, केंद्र में द्वैध शासन होगा। ये तो पहले से ही था, इसमें तो कोई नई बात थी ही नहीं। कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे वो उठ करके चले गए, उन्होंने इस सम्मेलन का कर दिया बहिष्कार। कांग्रेस चले गए उठ करके, बाकी जो ये दलित वगैरह बचे थे नेता, इन्होंने अपना किया। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि ये राम के बिना रामलीला हो रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन को। इस तरह से सम्मेलन हो गया विफल। कुछ बातें हैं जो याद रखने के लिए जरूरी हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी ग्राम पहुंचने पर 5 अप्रैल 1930 को विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था। दूसरी घटना है कि दांडी मार्च के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी 6 अप्रैल को शोलापुर में, और आंदोलन का नेतृत्व आ गया था अब्बास तैयब जी के हाथ। और ये गांधी जी के साथ जो बैठे हैं वो हैं अब्बास तैयब जी। हाँ जी, यहाँ मच्छर है, मच्छरियाँ भी हैं। इसके बाद गांधी और इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1921। शेर है, शेरनी भी है। मेरे घर को चिड़ियाघर कहना चाहते हो? रुक्ष रुक्ष। तो पहला गोल में सम्मेलन तो असफल हो गया। उदारवादी नेता गांधी जी से मिले, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर, और बोले कि बापू बापू, आप सम्मेलन में नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन आप इरविन से मिलिए, समझौता करिए। गांधी जी कहे ठीक है, इरविन से मिले। तो गांधी और इरविन पैक्ट होता है। कांग्रेस की सब संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। पहला समझौता इन्होंने किया कि जो जब्त संपत्ति है उसको वापस करो। जितने भी अध्यादेश लगाए गए हैं या जितने भी अभियोग लगाए गए हैं भारतीयों पर, इनको भी वापस किया जाए।
हिंसा में जो अभियुक्त लिप्त हैं उनके अलावा जो भी राजनीतिक बंदी है उनको छोड़ दिया जाए। जो भी नशीले पदार्थों के दुकानें हैं, जैसे शराब, अफीम, विदेशी वस्त्र, अगर उनकी दुकानों पर कोई धरना करता है तो इसको गैर कानूनी न समझा जाए, इसकी अनुमति दी जाए। और जो सागर के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे, उनको नमक बनाने की अनुमति दी जाए। ये तो गांधी जी की वो शर्तें थी जो स्वीकार की इरविन ने। इसमें कहीं स्वतंत्रता की बात नहीं, कहीं स्वराज की बात नहीं, कुछ नहीं। ऊपर से इरविन ने गांधी को भी कहा कि भाई मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप चला रहे हो उसको स्थगित कर दो। और हम जब आपको बुलाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जब आपको बुलाएंगे लंदन, तो उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा। और पुलिस की जो ज्यादती की मांग करके आप पुलिस समितियों की जांच की मांग करते हो, ये मांग वापस लो। नमक कानून का जो आप उन्मूलन चाहते हो और बहिष्कार का जो आप कर रहे हैं उसे वापस लीजिए। गांधी जी ने कहा ये भी ठीक है, गांधी जी ने इसको भी स्वीकार कर लिया। अब यहाँ मैटर ये फंस गया कि आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज, स्वराज तो मिला नहीं। कांग्रेस में बहुत सारे लोग थे, बोले गांधी जी आप ये क्या करके लौटे हो, हमारा पूर्ण स्वराज्य कहाँ गया। आप बार बार आंदोलन वापस ले लेते हो, कभी चौरी चौरा में, कभी कहाँ। गांधी जी के प्रिय शिष्य नेहरू ने ही गांधी से प्रश्न पूछा, सुभाष चंद्र बोस ने आलोचना की। पूर्ण स्वाधीनता या डोमिनियन स्टेटस की बात ही जाने दीजिए, न तो लगान कम किया गया, न कोई टैक्स माफ किया गया, न नमक कर पे सरकार ने टैक्स हटाया। सिर्फ एक दो लोगों को सुविधाएं दे दी गई, वो भी हायर स्टेटस वालों को, बाकी तो सब खत्म हो गया। और आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर चल रहा था तो उसको बंद कर दिया गया। युवा कांग्रेसी कहते थे कम से कम सरदार भगत सिंह को ही तो छुड़ा लिए होते, इतना तो कर ही सकते थे। 23 मार्च 1931 को
इस तरह से जो गांधी इरविन समझौता है, ये चौरी चौरा हत्याकांड में तो चलो गांधी जी ने आंदोलन वापस, इस तरह से जो गांधी इरविन समझौता है, ये चौरी चौरा हत्याकांड में तो चलो गांधी जी ने आंदोलन वापस, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। इस तरह से जो गांधी इरविन समझौता है, ये चौरी चौरा हत्याकांड में तो चलो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो एक हिंसा की घटना घट गई थी, तो बात जस्टिफाइड थी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने की बात जस्टिफाइड नहीं थी किसी भी मामले में। कांग्रेस में कराची में 1921 को अधिवेशन बुलाया गया, नहीं इंटरेक्शन नहीं हुआ था। और युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन का एक और महत्व है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, इन तीनों को स्वीकार किया गया। गांधी जी बड़े दुखी हुए क्योंकि इनके चारों तरफ आलोचना चल रही थी, हर कोई आलोचना कर रहा, काले झंडे दिखा रहे थे। गांधी जी ने यहां कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। इसे कराची अधिवेशन, खैर जैसा तय हुआ था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे। गांधी जी को सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रतिनिधि चुना। यहाँ रीजन यही है कि समझौता हो गया इरविन से इनका, और क्या रीजन है। इकतीस प्रतिनिधि शामिल हुए। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। सरोजनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि थी। जिन्ना और अंबेडकर और फिर पहुंचे बिरला, घनश्याम दास। और इस समय विलिंगटन बन के आ गया था भारत का वायसराय। उन्नीस से लेकर के 1936 तक ये रहा, क्योंकि इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार की जगह सर्वदलीय सरकार की स्थापना हो चुकी थी। अब इस सर्वदलीय सरकार से मैकडोनाल्ड कमजोर हो गया था। भारत के गृह सचिव बने शैमूल होवर। ये जो नया वायसराय था विलिंगटन, ये गांधी इरविन समझौते को गंभीरता से नहीं ले रहा था। ये जो बैठा है कुर्सी पे, ये वही है। इसका सीधा सा मानना था कि गांधी को कमजोर करने का एकमात्र तरीका है भारत के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाना, फूट डालना, और जब वो लड़ने लगे तो उनका दमन कर देना। और भारत में हिंसक दंगे हो भी रहे थे। तो गांधी जी जाने के पहले काफी सोचे विचारे, और 1931 अगस्त में सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस जहाज पर बैठे एसएस राजपुताना और लंदन चल पड़े। तो गांधी जी ने वहां पे कहा कि भाई, वायसराय से तो हमने आजादी नहीं मांगी थी, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में हमारा आने का उद्देश्य है आजादी की मांग। इससे कम में हमको कुछ नहीं संतुष्ट करेगा। उधर अंग्रेज आजादी की बात ही नहीं करते थे, वो संघ की बात कर रहे हैं कि भारत का जो संघ बनेगा वो कैसा बनेगा, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये बात कर रहे हैं। हाँ, यही मानना था। गांधी जी कहते थे कि भाई साहब ऐसा है, ये संख्यक संख्यक जो तुमने लगा रखा है ना, कांग्रेस जो पार्टी है वो कोई भी संख्यक हो, सबकी प्रतिनिधि है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक।
लेकिन अंग्रेज कहे नहीं, मुसलमान सशंकित है, मुसलमान आपके ऊपर भरोसा नहीं करते और हम आपको, मुसलमानों को आपके हाथ में छोड़ के नहीं जा सकते। अंबेडकर जी बोले, जी मुसलमान ही नहीं, हम भी नहीं सुरक्षित। ये जो कांग्रेस पार्टी है वो ऊंची जाति वाली पार्टी है, दलित भी सुरक्षित नहीं। हिंदू महासभा अलग राग अलापे, सिख अलग राग अलापे हैं, सभी एकजुट हो गए, गांधी जी अकेले पड़ गए और गांधी के विरुद्ध इन्होंने एक मोर्चा तैयार कर लिया। गांधी जी वापस जहाज पे बैठ गए, वापस चले गए। ये गूगल कर लो कि जातिवादी जनगणना का क्या सीन है, मुझे नहीं पता। रंजन मैकडोनाल्ड ने एक योजना रखी सामाजिक सुधारों के लिए, लेकिन वो यही था कि संघ और राज्य को स्वायत्त बना देंगे। वित्त, विदेशी व्यापार, युद्ध और सुरक्षा वायसराय का अधिकार रहेगा, अंग्रेजी संसद का रहेगा। ये पुरानी घिसी पिटी बातें। दुखी और निराश होकर के गांधी जी दूसरे जहाज पे सवार हुए। इस दवा जहाज का नाम था बेसंटियाना। अट्ठाईस दिसंबर 1921 को भारत पहुंचे। भारत में गांधी जी के स्वागत में पूरी भीड़ खड़ी थी। गांधी जी ने कहा कि मैं अपनी इज्जत बचा के लौटा हूं, मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। इस बीच बिलिंगटन दमन चक्र चला रहा था। गांधी के आने के पहले ही बिलिंगटन ने नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफार खान, इन तीनों को गिरफ्तार कर चुका था। गांधी जी विलिंगटन से मिले, कहे तुम क्या कर रहे हो, एक तो उधर कोई तुमने हमको अधिकार नहीं दिया, ऊपर से सबको प्रताड़ित कर रहे हो, और रोकोगे नहीं तो फिर से हम तुम्हारी मूछों के नीचे आंदोलन करेंगे, स्टॉप इट। तो ये इसने गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को इस आदमी ने गैर कानूनी घोषित किया। पहली बार कांग्रेस, पहली ने दूसरी बार गैर कानूनी संस्था घोषित की गई। गांधी जी ने फिर व्यक्तिगत आंदोलन की प्लानिंग की, लेकिन सरकार इस समय लेकर के आई कॉम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत। मई 1934 में आंदोलन को कांग्रेस ने वापस ले लिया। तो कम्युनल अवार्ड तक की ये घटनाएं थी। यहां तक क्रमशः बात समझ में आई आप लोगों को? हम्म। अब हम बात करेंगे कम्युनल अवार्ड से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक। ऐसा कह दिया विलिंगटन ने। विलिंगटन तो अच्छा आदमी नहीं था फिर। मैं विलिंगटन की निंदा करता हूँ।
कम्युनल अवार्ड क्या था? इसका आइडिया अंग्रेजों को जिन्ना ने दिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड की सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने में भारतीय असफल रहे, इसलिए सरकार ही कानून बना करके इस समस्या का समाधान करे। तो ये बेसिकली सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने के लिए आया था अंग्रेजों की तरफ से। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की। इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या थी? जो प्रांतीय व्यवस्थापिका है, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ा करके दोगुनी कर दो और उन बढ़े हुए सीटों में से 71 सीटें दलितों के लिए रिजर्व कर दो। बाकी जो बढ़ी हुई सीटें हैं उनको विभिन्न जातियों के लिए रिजर्व कर दिया गया, जैसे मुस्लिम, सिख, दलित, बैकवर्ड क्लासेज, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, व्यापारी वगैरह वगैरह, सभी के लिए रिजर्व कर दिया गया। इनमें अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, मुसलमान, सिख और दलित। इसकी विशेषता क्या है कि अछूतों को पहली बार हिंदुओं से अलग माना गया। महिलाओं के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। यहां तक कि मजदूर, चाय बागान संघ, जमींदार और विश्वविद्यालय के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इनके लिए भी रिजर्वेशन बनाया गया। जहां हिंदू अल्पसंख्यक थे और कुछ जगहों पे जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को तो रियायतें दी गई, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यकों को रियायतें नहीं दी गई। कुल मिला जुला के इस सांप्रदायिक पंचायत का एक ही उद्देश्य था, बांटो और राज करो। जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने टुकड़े बांटो। बांटो और राज करो यानी बांट करके सांप्रदायिकता को कमजोर करो, सॉरी, राष्ट्रवाद को कमजोर करो। यूरोपियों को विशेष लाभ पहुंचाया गया और हिंदुओं के लिए कोई अधिकार नहीं। हिंदुओं का तो समाज ही बट गया। गांधी जी ने इसके खिलाफ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। सारा देश स्तब्ध रह गया। हड़कंप मच गया क्योंकि गांधी जी पहले से ही कमजोर थे। इस अनशन को समाप्त करने के लिए मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास राजगोपालाचारी, एमसी राजा ये प्रयास करने लगे और इसकी परिणति हुई एक समझौते में, पूना समझौता जिसे कहते हैं। ये गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ 24 सितंबर 1932 को। इस समझौते को अम्बेडकर ने स्वीकार कर लिया।
और गांधी जी अपना अनशन समाप्त कर दिया। दलित वर्ग की तरफ से अंबेडकर ने इस पर साइन किए और गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया। पूना समझौता क्या था? इसमें से दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को हटा दिया। निर्वाचन दलितों का अलग नहीं होगा, लेकिन पहले अगर 71 स्थानों का आरक्षण किया था प्रांतीय विधानसभा में, तो 71 से बढ़ा करके 148 स्थान प्रांतीय काउंसिलों में दलितों के लिए आरक्षित कर दिए। ये तो प्रांतीय विधायिका में था। इसी तरह से केंद्रीय विधानमंडल में दलितों की सीटों में 18% की वृद्धि की गई। तो पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के सारे उद्देश्यों पे पानी फेर दिया। इसके बाद आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। उन्नीस सौ 32। इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने और भारत की कांग्रेस, इन दोनों ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। प्लस जिन्ना ने भी भाग नहीं लिया। ये फॉर्मेलिटी थी, सम्मेलन असफल हुआ। ये जो 3 सम्मेलन हुए, 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, एक ही सम्मेलन की 3 अवस्थाएं थी। एक ही क्लास, एक ही कोर्स 3 क्लास में जब पूरा होता है अभी। बेसिकली गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य था साइमन कमीशन को समझना और इसके आधार पर राजनीतिक सुधार करना, और कुछ नहीं। लेकिन जब ये तीनों सम्मेलन फेल हो गए, तो मार्च 1933 में इंग्लैंड की सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी किया। पृथक निर्वाचन की नहीं थी, 71 सीट जो बढ़ी हुई सीटों में इनको दिया जाना था, रिजर्व किया जाना था, ये था। पृथक निर्वाचन तो खत्म हो गया। जैसे मान लो विधानमंडल में 500 सीटें हैं, 500 सीटों में 71 सीटें दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई कि ये 71 सीटें रिजर्व दलितों को मिलेंगी ही मिलेंगी। इसको बढ़ा करके कर दिया गया 148। इस व्हाइट पेपर में भारत के नए संविधान का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में लिखा था। 1933 में इंग्लैंड की सदन की दोनों सदनों की एक समिति बनाई गई और इसका अध्यक्ष बनाया गया लिन लिथगो को। दोनों में फर्क ये है जैसे भारत है, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ से इलेक्शन, यहाँ से इलेक्शन, यहाँ से। तो सांप्रदायिक इलेक्टोरेट्स में क्या है कि मान लो दलित इन इन क्षेत्रों में बहुमत में है, तो इन क्षेत्रों से मात्र दलितों को ही टिकट दिया जाएगा। दलितों के लिए वो सीट रिजर्व कर दी जाएगी। तो इसको कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन, क्योंकि यहाँ पे दलित बहुसंख्यक हैं। लेकिन मान लो अगर 100 सीटें हैं, 100 सीटों में हम 10 सीट बोले कि हम दलितों को ही देंगे, दलितों के लिए 10 सीटें रिजर्व हैं, तो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कहाँ पे दलित हैं, इनको देखने की यहाँ आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई
कानून नहीं होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में दलित चूंकि बहुसंख्यक में है तो यहाँ दलित ही चुनाव लड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। दलित कहीं से भी चुनाव लड़ सकते। लिल लिथगो 1933 में इंग्लैंड के दोनों सदनों की समिति का अध्यक्ष बनता है। ये समिति बनी थी कि जो व्हाइट पेपर जारी किया है इनका मूल्यांकन किया जाए। इनका मूल्यांकन करने के बाद ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित हुआ जिसे कहा जाता है एक्ट ऑफ 1930। 1935 का एक्ट अस्तित्व में आया। सरकार ने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत हैं भारत में, इसमें आप जो स्वशासन स्वशासन डोमिनियन डोमिनियन चिल्लाते हो ना, तो प्रांतों का स्वशासन आप कर लो, केंद्र का नहीं, प्रांतों का। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई साहब स्वशासन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? स्वशासन का मतलब होता है कि गवर्नर जनरल और उसके जो ये लफंगे चारों तरफ बैठे रहते कार्यकारी, ये बार बार उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। हमारा जो डिसीजन होगा वो हमारा ही होगा। ये नहीं कि अब दबाव डाल के अपने आदेश पारित करवा रहे हैं। हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है, इस बात को हम समझते हैं, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं करो। तुम लोग आतंक मचा रखे हो, तुम लोग तो मानोगे नहीं, आंदोलन फिर कर दोगे कोई। खैर, इस शर्त पे कांग्रेस पार्टी 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने पे राजी हुई कि इनको प्रांतों में स्वशासन और स्वायत्तता का अधिकार दिया जाएगा। और इस प्रकार चुनाव जीती, बहुमत में आई। कई प्रांतों में, 8 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाया, जो कि इनकी इंडिपेंडेंट सरकार थी। हालांकि अंग्रेजों के अंतर्गत ही थी, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी को जब फ्री हैंड मिला तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि जेलों में जो राजनीतिक बंदी थे, इन सारे बंदियों को छोड़ दिया गया। हरिजन उद्धार के लिए काम किए, नशाबंदी के लिए कानून बनाया प्रांतों में, और प्राथमिक शिक्षा का खूब प्रचार किया। नहीं, डोमिनियन स्टेटस में धन बहिर्गमन नहीं रुकता, क्योंकि जो वित्त था, विदेशी नीति थी, आयात निर्यात था या युद्ध था, वो अंग्रेजों के हाथ में था। तो जितना कांग्रेस पार्टी के पास अधिकार था उसका फुल फ्लेजेड उन्होंने यूज किया भारत के कल्याण के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1939 ईस्वी में शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और अंग्रेजों ने जो 8 स्टेट में भारत के मंत्री थे तो मुख्यमंत्री, लेकिन उस जमाने में कहा जाता था उनको प्रधानमंत्री, बिना इनसे पूछे भारत से सेना भेज दी वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए, और बिना इनसे पूछे देश में लगा दिया इमरजेंसी। उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी से कह रही है कि हमको समर्थन दो। कांग्रेस ने कहा कि हम किस बात के मंत्री हैं बे, और कहीं बिना पूछे भेज दिए हो तुम लोग सेना को, और ऊपर से भेजने के बाद हमसे परमिशन मांग रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। उदारवादी आ गए, बच्चे से गलती हो गई, बच्चे तो शुरू से ही गलती कर रहे हैं, माफी दे दो, मान लो। खूब सोच विचार करके गांधी जी से पूछताछ करके कहा ठीक है, गलती करी दिए हो, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी दो कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो भारत को आजाद कर दोगे। लिलिथगो तो लथपथ हो गया, कहा है
आज़ादी का मतलब आप जानते हैं मिस्टर नेहरू? आज़ादी का मतलब तुम ये कह रहे हो कि अपना शटर गिराओ, बैलगाड़ी पे दुकान ला दो और चले जाओ इंग्लैंड। अब ऐसे थोड़ी ना हम आपको आश्वासन दे देंगे कि भारत को आज़ाद कर देंगे। और हमारा नाम लग रहा है आप लोगों ने गौर से नहीं पढ़ा, लिन लिथ गो, ले दे के गो चले जाएंगे। तो कांग्रेस के 8 प्रदेशों के मंत्रियों ने मार दिया रिजाइन, कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम झूठा, तुम्हारा संविधान झूठा, तुम्हारे अधिकार झूठे, ये पाखंड दुनिया को दिखाना बंद करो कि हमने मंत्री बना दिया इनको। तो कांग्रेस पार्टी तो इसलिए छोड़ी कि भारत को आज़ादी नहीं मिल रही थी, और अंबेडकर और जिन्ना मुक्ति दिवस मनाने लगे, आज़ादी दिवस मनाने लगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबके लिए काम कर रही थी, मुसलमानों के लिए भी, दलितों के लिए भी। इन लोगों को अपनी राजनीतिक जमीन भी थोड़ी खिसकती हुई दिख रही थी कि दलितों के लिए वो काम करेंगे तो हमारा झंडा ऊंचा कैसे रहेगा, मुसलमानों के लिए वो काम करेंगे तो हमको कौन पूछेगा। तो 22 दिसंबर को 1939 को इन दोनों ने मुक्ति दिवस मनाया। नहीं, मुस्लिम लीग हुआ मुस्लिम दिवस मनाया, और ये अंबेडकर मनाया धन्यवाद दिवस। अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गांधी जी अब तो हद होगी, कुछ करो गांधी जी, कुछ करो, अनशन के अलावा बाकी जो भी करोगे ठीक होगा। तुम तो खाना पीना छोड़ के बैठ जाते हो, आपके घर में तो खाना, और कुछ करिए, सोचिए, थिंक ओवर इट। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी का त्यागपत्र था, उससे एक बात पक्की हो गई कि ये पद के लोलुप लोग नहीं थे, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग थे। गांधी जी ने 22 दिसंबर से 7 अगस्त तक सोचा, दिन रात सोचा, और 8 अगस्त 1940 को जैसे ठाकुर ने गब्बर को बुलाया था, गब्बर को मारने के लिए जय और वीरू को बुलाया था रामगढ़ में, तो बिहार के रामगढ़ में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इसमें मंडवाली की जाती है कि अंग्रेजों से ये शर्त रखेंगे कि अगर हम सहयोग देंगे आपके युद्ध में तो आप हमको आज़ादी दे देंगे, सरकार गठन का प्रस्ताव रखेंगे, नहीं करेंगे तो आंदोलन करेंगे। फिर ये पहुंचे उसी के पास, किसके पास, लिन लिथगो के पास। लिन लिथगो ने तो फाड़ के फेंक दिया इनका, जो भी पेपर ऊपर लिखे गए थे, और कहा कि हिंदी को मारो गोली और अंग्रेजी में समझो, ये हमारे कंडीशन है। 8 अगस्त को उसी दिन उसने कंडीशन पहले से लिख रखा था, रात में टेबल लैंप जला के। लिन लिथगो का जो ये कंडीशन था, इसे कहा गया अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि 8 अगस्त को ये लिखा था। कहा हम ये जो इस अगस्त प्रस्ताव में है भाई साहब, मिस्टर गांधी, only I can bestow you only these proposal I can fulfill. Otherwise, you may go. Whatever you want to do, you are free to do. We have no objection. We have only jail, लाठी charge and all. Nothing else. ये क्या था अगस्त प्रस्ताव? कि अंग्रेज चाहते हैं आपके भारत में डोमिनियन स्टेटस देना, और कुछ नहीं चाहते हैं। ये जो पूर्ण स्वराज्य स्वराज्य कहते हैं ना, वो भूल जाइए। और ये जो कह रहे हो कि सरकार बना देंगे भारत में ना, गवर्नर जनरल की जो सलाहकार समिति है, कार्यकारिणी परिषद है, ज्यादा से ज्यादा हम सलाहकार समिति के सदस्यों में आपको शामिल करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कहा काहे, ऐसा काहे करोगे? इसने तीसरा प्रस्ताव रखा कि जो अल्पसंख्यकों का प्रश्न है वो अभी सुलझा नहीं है, अल्पसंख्यक आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, सरकार आपके साथ कल्याण करने के चक्कर में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं कर सकती। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाएगी, सभी वर्गों, राजनीतिक दलों, प्रतिनिधियों की सभा बुलाएंगे और संविधान आपका कैसे बने इस समस्या पर विचार करेंगे।
हाँ, जहां तक लड़ाई के दौरान की बात है, युद्ध संबंधी विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक वॉर एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। वॉर एडवाइजरी काउंसिल, इसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। थोड़ा सा ये लिख करके इन्होंने अगस्त प्रस्ताव के रूप में कांग्रेस और जिन्ना दोनों को थमा दिया। कांग्रेस और जिन्ना दोनों ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। नेहरू ने कहा है जो डोमिनियन स्टेटस कहते हो ना बार बार, ये दरवाजे में लगी हुई जंग लगी कील है और कुछ नहीं है, ये हमको चाहिए भी नहीं। और जिन्ना ने कहा वेयर इज पाकिस्तान, वेयर इज पाकिस्तान। अल्पसंख्यक की समस्या तो ठीक है, पाकिस्तान कहाँ है, उससे कम में हमको कुछ नहीं चाहिए। अब गांधी जी नेहरू जी दोनों मिले और ये दोनों क्या कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब अंग्रेज बेचारे परेशान हैं और दुनिया के मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अंदर से भी उनको परेशान करें, उनके साथ सहयोग ना करें, तो ये तो हमारे नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ होगा, भारत के सम्मान के विरुद्ध होगा। ऐसे समय सभी ने विज्ञान आंदोलन आरंभ करना विचारों के साथ अन्याय होगा। ब्रिटेन जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। नेहरू जी भी, हाँ बापू बापू सही कह रहा आप, सेंटी बापू, दोनों लोग सुर में सुर मिला लिए। लेकिन बाकी लोग, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, इन्होंने कहा व्हाट, आपकी सोच को तो हम समझ ही नहीं पाते। आपके प्रस्ताव को फाड़ के फेंक दिया, कह रहा भीख देंगे, और आप उनके पक्ष में सोच रहे हो। आंदोलन नहीं करोगे तो हम कांग्रेस के अंदर ही आंदोलन कर देंगे। अब कांग्रेस के पास कोई चारा ही नहीं था, आंदोलन करना कंपलसरी हो गया। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी दुनिया में कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी का सहयोग हमको हासिल है लड़ाई में। गांधी जी ने कहा ऐसा है, सब शांत हो जाइए, चुप, कोई नहीं बोलेगा, चुप, नहीं बोलेगा आप। तुम्हारी ना तुम्हारी इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेहरू जी अपनी टोपी निकाल के सर खुजलाए, थोड़ा टकला था, फिर टोपी लगा लीजिए, कहे ये क्या होता है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, कहाँ से खोज के लाए हो आप। सत्याग्रह समझते समझते तो कमला नेहरू हमको बहुत डांटती है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा अभी तक किसी डिक्शनरी में नहीं था, ये क्या चीज होती है। गांधी जी ने कहा ये वो चीज होती है कि आप अनशन पे बैठो, शहर के चौराहे पे खटिया लगा के और भाषण दो, जनता को आंदोलित करो, जनता को जागृत करो। डिटेल में समझा दिया था। अब किसी कोई डाउट है तो बोलिए। गांधी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत भी नहीं थी। गांधी जी बोले हाथ उठाओ, कौन करेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेहरू जी को तो उठाना ही था। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार पवनार आश्रम में हेड थे, गांधी जी के शिष्य थे विनोबा भावे। क्योंकि हेड थे, यही हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इस आश्रम के, तो इन्हीं को शुरू करना पड़ा। सेनापति ही ना आगे चले गए। नेहरू जी ने कहा कि आपके हर कार्यक्रम को मैं शुरू करता हूँ, ये कहाँ आप आ गए यहाँ, शुरू इलाहाबाद से शुरू करना था। गांधी ने कहा सारा रसगुल्ला खुद ही खाओगे, थोड़ा धैर्य रखो। 17 अक्टूबर को शुरू हुआ और 17 दिसंबर 1940 को ये पोस्टपोन हो गया। फिर 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ। नेहरू जी दूसरे सत्याग्रही बने। इसमें क्या करते थे, शहर को डीएम एसडीएम को चिट्ठी लिख के आते थे, ज्ञापन देकर के आते थे कि हम सत्याग्रह करने जा रहे हैं, और बीच चौराहे पे 4 कांग्रेसी खटिया लेके पहुंच जाते थे, भाषण माइक लगा लेते थे और बैठ जाते थे। उसके बाद लोगों की भीड़ हो जाती थी, मेला लग जाता था। उसके बाद ये बताते थे कि अंग्रेजों ने क्या क्या गलत काम किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या सही काम किया, हमारी नीति क्या है, आज़ादी क्या है, सारा कुछ सबको जागरूक करते थे। धीरे धीरे ये सत्याग्रह बढ़ने लगा और दूसरे चरण में जब ये शुरू हुआ तो 20,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। गांधी जी सत्याग्रह में आगे आए ही नहीं। गांधी जी कहे देखो मैं सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि ये सब मुझे गिरफ्तार करके फिर अंदर ले जाएगा और मार्गदर्शन देने वाला कोई रहेगा नहीं।
अच्छा, आज समझ में आया। तुम आज मेरी क्लास में तब समझ में आया। तो सब लोग मान गए कि हाँ ये सही कह रहे हैं, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, कभी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं गया। फिर गांधी जी ने मार्गदर्शन किया कि तुम लोग जो है चौरी चौरा, धनेसर, फटेसर, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के खटिया बिछा के सत्याग्रह करते हो, अरे दिल्ली में जाके करो, सरकार वहां से चलती है। फिर नेहरू जी ने टोपी हटाया अपना, खुजला के फिर पहन लिया था ओ आई सी, तो नारा दिया दिल्ली चलो। तो इसका एक नाम और बढ़ गया, दिल्ली चलो आंदोलन। हर शहर गांव में जागरूक करके अंतिम में कहते थे दिल्ली चलो। अब जिन्ना परेशान हो गया, कहा कि ये तो कांग्रेस का नया पैतरा है, हमारा तो पहले से ही लुटिया डूबी हुई है, हमारे पार्टी में प्राण ही नहीं फूक रहे हैं, गांधी जी का एक नया नया सिगुफा आता रहता है, हमारा तो जनाधार ही खो रहा है। तो ये लाहौर पहुंच गए 1940 में जिन्ना। लाहौर में इनका अधिवेशन हुआ और लाहौर में बोले कि भाई हमें हिंदुस्तान को आज़ाद आज़ाद से कोई मतलब नहीं है, हमको पाकिस्तान चाहिए। ये मुस्लिम राष्ट्र होगा, अलग राष्ट्र होगा, मुसलमानों के हितों की रक्षा करेंगे, स्वतंत्रता भी चाहिए, पाकिस्तान भी चाहिए, और इस निर्णय पर तब तक अटल रहेंगे जब तक इस मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता। ये प्रस्ताव बनाया था सिकंदर हयात खान ने 23 मार्च 1940 में। प्रस्ताव रखा था फजलुल हक ने, समर्थन किया था खलीकुज्जमा ने, और पारित कर दिया गया। तो 23 मार्च को ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाना शुरू किया, बिना सोचे समझे कि भगत सिंह को शीरेन फांसी हुई थी। हालांकि सबसे पहले कैम्ब्रिज का एक लड़का था, छात्र था चौधरी रहमत अली ने इस टर्मिनोलॉजी को गढ़ा था 1935 में, लेकिन इसको एक डिमांड बनाया गया अंग्रेजों के सामने 1940 में। इस डिमांड के 3 उद्देश्य थे। पहला, अंग्रेजों के मंसूबों को पूरा करना। दूसरा, मृत प्राय होते जाते मुस्लिम लीग में नया प्राण फूंकना। चौथा, कांग्रेस पार्टी का जो बढ़ता हुआ दायरा था गांधी के प्रभाव में, उसमें मुस्लिम लीग द्वारा अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयत्न। अगर ये पाकिस्तान का ड्रामा नहीं करता तो मुसलमान इंप्रेस नहीं होते। तो ये रहमत अली ने जो पाकिस्तान का टर्म बनाया था, उसका एक पेपर था, पंपलेट था, नाउ और नेवर, पेरिस फॉर एवर। तो इसमें पाकिस्तान को कुछ राज्यों को मिला करके इसने बनाने की बात की थी, भारत के कुछ राज्यों को जहां पे मुस्लिमों का बाहुल्य है, इन राज्यों को मिलाकर इन राज्यों को मुसलमानों के साथ ही अलग कर दिया जाए, ताकि वहां एक इस्लामिक राज्य की स्थापना हो। ये कौन कौन से राज्य थे? सबसे पहला तो पंजाब। अफगानिस्तान भी उन दिनों भारत में ही था। कश्मीर, आज तक कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। सिंध, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो इलाका है बलूचिस्तान। तो इन्होंने सबका अल्फाबेट ले लिया। पंजाब का पी ले लिया, अफगानिस्तान का ए, कश्मीर का की, के, सिंध का एस, और बलूचिस्तान का ताम। इनका बन गया पाकिस्तान। आई लगा लिया। ये मैंने नहीं बनाया था, ये रहमत अली ने बनाया था। हालांकि पाकिस्तान एक संकल्पना थी, इस संकल्पना को पहली बार किसी राजनीतिक मंच से इलाहाबाद में मोहम्मद इकबाल ने रखा था 1930 में। अल्लामा इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा जिसने लिखा है, उसने कहा था कि एक पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता है। उन्नीस का जब चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी तो बहुमत से जीत के आगे बढ़ गई थी 1937 के चुनाव में। ये तो मैं दिखाना भूल गया कि ये वो सर्टिफिकेट है जो भगत सिंह के फांसी का सर्टिफिकेट अंग्रेजों ने जो जारी किया था। I hereby certify that the sentence of death passed on Bhagat Singh has been duly executed, and that the said Bhagat Singh was accordingly hanged by them make till he was dead at Lahore Central Jail on Monday, 23rd day of March 1931. That the body remained suspended for full hour, 1 घंटे तक बॉडी को लटकाया गया, and was not taken down until life was ascertained by a medical officer to be extinct, and that no accident, error, or other misadventure occurred. Superintendent of the jail.
ये सब देख करके वही दिमाग में आता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो ये तो था पाकिस्तान का एब्रेविएशन। इसके बाद एक पीरपुर रिपोर्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ मुझे पता है। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के वांछित परिणाम न आने के कारण उसने कांग्रेसी सरकारों के कार्य में बाधा पहुंचाया और जांच हेतु एक अपनी समिति गठित की जिसका अध्यक्ष राजा मोहम्मद मेहदी को बनाया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1938 में प्रस्तुत की जिसे पीरपुर रिपोर्ट की संज्ञा दी गई। इसमें मुस्लिम लीग की इच्छा अनुरूप कांग्रेसी सरकार को अत्याचारी सिद्ध करते हुए भारत को संसदीय प्रणाली के लिए अनुपयुक्त बताया गया। इस रिपोर्ट में बंदे मातरम को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया था। ऐसी ही एक रिपोर्ट बिहार में मार्च 1939 में शरीफ रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इसके बाद दिसंबर 1939 में फजलुल हक ने मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद यह द्वेष जिन्ना के मुक्ति दिवस के रूप में प्रकट हुआ। इस रिपोर्ट पर हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपके, अगर आपको याद होगा तो पीरपुर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां तक की यात्रा हुई, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग कर लिया, अंग्रेजों को भी ऑक्सीजन मिल गया, विश्व युद्ध भी चल ही रहा था। अंग्रेजों ने 1942 में एक मिशन भेजा, 3 नमूनों को भेजा। उसका हेड था क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये भारत में मजबूर होकर के भेजा गया था क्योंकि ब्रिटेन हारता जा रहा था। पर्ल हार्बर पर जापान ने कब्जा कर लिया। सुभाष चंद्र बोस जापानी सहयोग से, सुभाष चंद्र बोस का कॉन्ट्रीब्यूशन हम एक अगली क्लास में पढ़ेंगे, जापानी सहयोग से भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। वर्मा में अंग्रेजों की हालत खराब थी। सरकार और कांग्रेस एक दूसरे को बेसहाय नजरों से देख रहे थे कि अब जापान इधर से आक्रमण कर देगा राइट पूरब की तरफ से। क्योंकि भारत की जो स्थिति है वर्ल्ड मैप में ना, जापान आप लोग को मैप में पता ही होगा कहाँ पे है, पर्ल हार्बर कहाँ पे है, जापान कहाँ पे है, वर्मा कहाँ पे है, सब पता ही है ना। भारत यहाँ है तो जापान यहाँ है, और चीन ये है, और वर्मा ये है। तो जापान की सेनाएं यहाँ तक आ गई थी। अब अगला निशाना भारत ही था। अब यहाँ एक और कांग्रेस की मूर्खता देखो कि यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट संकट में है, डरी हुई है। उधर से हिटलर आगे बढ़ रहा है, इधर से जापान आगे बढ़ रहा है। तो लोहा गर्म है। तो शोले फिल्म थोड़ी बाद में बनी, ठाकुर का सिद्धांत नहीं इन्होंने यूज किया। लोहा गर्म था तो हथौड़ा मारना था। तो ये क्या कर रहे हैं, बारदोली में अधिवेशन इन्होंने बुलाया, और बारदोली अधिवेशन में इन्होंने निर्णय लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाए। और कांग्रेस पार्टी का पूरा सहयोग पाने के लिए अंग्रेजी सरकार प्रयास कर रही थी ताकि जापान से भी मुकाबला किया जाए और इधर से भी मुकाबला किया जाए, मदद चाहिए थी। तो इस उद्देश्य को लेकर के क्रिप्स मिशन को भारत कि जाके वहां थोड़ा पैम्पर करो, कांग्रेस को समझाओ। ऊपर से चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब ब्रिटेन को प्रेशर डाल रहे थे कि भारत का समाधान जल्दी करो। और क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की। क्या थी कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम लोग आपको पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दे देंगे। इसमें एक बात की, तो पूर्ण उपनिवेश का मतलब ये था कि ये चाहे तो ब्रिटेन से, चाहे तो ब्रिटेन से अलग हो सकते हैं, राष्ट्रकुल से अलग हो सकते हैं, ये अधिकार प्राप्त होगा। देश के लिए हम संविधान का निर्माण करेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे, और संविधान के निर्माण में देसी रियासतें जो है ना वो भी शामिल होंगी। तो संविधान जो बनेगा वो, उसकी शर्त हो गया सर नहीं कि जो आपने संविधान बना लिया तुरंत लागू कर दिया ना। जो इससे, जो प्रांत इससे असहमत हैं वो चाहे तो भारतीय संघ में शामिल ना हो, स्वतंत्र रहें, या अभी जो से हमारे अंडर में है हमारे अंडर में रहें। इससे ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। संविधान में अल्पसंख्यकों का बहुत ही ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यक
भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर होगा, इसलिए आप सेना धकाधक भर्ती करो और सेना हमको दो, क्योंकि रक्षा आफ्टर ऑल हमें ही तो करनी है आप लोगों की। आपके ऊपर भी सोचो, जापान ने अटैक कर दिया तो क्या होगा, है कि नहीं। तो चलो, अगस्त प्रस्ताव से थोड़ा सा बेहतर तो ये प्रस्ताव था। क्या बेहतर था कि राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है भारत। ये बेहतर राष्ट्रमंडल होता है जिन कॉमनवेल्थ को कहते हैं, जिन जिन देशों पर ब्रिटेन का पहले से अधिकार रहा है, बाद में भले वो स्वतंत्र हो गए हो या अभी भी गुलाम हो, उन उन देशों का एक ग्रुप, उनको कहते हैं राष्ट्रमंडल। गांधी जी कह रहे हैं कि भाई, गांधी जी ने क्या कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो आप, मतलब युद्ध खत्म होगा, आप युद्ध में जीत जाओगे, अभी तो लग रहा है कि आप हार रहे हो, अभी तो लग रहा है कि आप बर्बाद हो रहे हो, तब आप हमको ये डोमिनियन स्टेटस दे दोगे, फिर संविधान बनेगा, फिर जो असहमत होंगे वो टुकड़े टुकड़े, कौन सहमत होगा, पाकिस्तान जिन्ना कहेगा पाकिस्तान अलग हो जाओ, कश्मीर अलग हो जाएगा, हैदराबाद अलग हो जाएगा, अल्पसंख्यक का भी राग अलाप रहे हो। व्हाट इज दिस। आपकी बैंक डूब रही है और आप कह रहे हो कि कल को हम 10 करोड़ रुपए आपको दे देंगे। यानी ये क्रिप्स मिशन पूरी तरह से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की योजना थी कि नहीं थी। विभाजन की पूर्ण स्वीकृति यहां दे रहे थे, कानून बना रहे थे विभाजन के पक्ष में, रूपरेखा बना रहे थे कि जो चाहे अलग हो सकता है, जो चाहे छोड़ सकता है। तो कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट मार दिया। गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है, नेहरू जी ने कहा डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, यानी तुम हार रहे हो, जापान उधर से मार रहा है, हिटलर उधर से मार रहा है, तुम कह रहे हो कि हम तुमको स्वतंत्रता देंगे, अरे अभी अपनी स्वतंत्रता तो बचा लो, और स्वतंत्रता भी दोगे तो कौन सी स्वतंत्रता दोगे कि हम एक पिज्जा का टुकड़ा आपकी भीड़ में फेंकेंगे और आप लोग लड़ करके अपना अपना हिस्सा लेकर खा के पेट भर के डकार ले लेना। एक पिज्जे में एक अनार 100 भी मार, सारे तो लड़ मरेंगे आपस में। तो अंग्रेजों ने, गांधी जी ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया, नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अंग्रेजों ने कहा मेरे प्यारे जिन्ना तुम क्या कहते हो। जिन्ना था वेयर इज पाकिस्तान। हमारे यूपी में कहावत है अनरा रटे पिसाने पिसाने। जिन्ना कहता था वेयर इज पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान चाहिए। अंबेडकर से पूछा, अंबेडकर का वेयर इज दलित। हिंदू महासभा ने कहा कि इसमें हिंदुओं का क्या है। सिखों ने कहा कि सिख के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। परिणाम स्वरूप अप्रैल में ये जहाज पे बैठ गए और भारतीय नेताओं को दोषी ठहरा करके मिस्टर क्रिप्स वापस लौट गए। चर्चिल के पास पहुंचे, चर्चिल ने कहा कि मिस्टर क्रिप्स व्हाट है, सिगार पीता था ऐसे और इधर से धुआं फेंकते रहता। तो चर्चिल का मुंह देखो, सिगार पीते पीते डब्बा बंद हो गया। तो कहा व्हाट है। क्रिप्स ने कहा कि वहां सारे ऐसे ऐसे हमको भगा दिए, कोई कह रहा है तुम्हारा बैंक डूब रहा है, कोई कह रहा है तुम दिवालिया, कोई कह रहा है तुम्हारा चेक पोस्ट डेटेड चेक है। तो चर्चिल को एक बहाना मिला। चर्चिल ने रूजवेल्ट को कहा कि ऐसा मिस्टर रूजवेल्ट, आप जो हमारे ऊपर प्रेशर डाल, अमेरिका का राष्ट्रपति था, भारत अभी संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार ही नहीं है, आप हमें बार बार कमीशन पे कमीशन भेजवा रहे हो, हमसे दबाव मत डालो। क्या इतना बढ़िया उनको कहा कि आपको पूर्ण उपनिवेश दे देंगे, स्वायत्तता दे देंगे, वो तैयार ही नहीं, दे आर नॉट रेडी, यू नो, दे आर बैकवर्ड, दे डोंट हैव पॉलिटिकल स्पिरिट, दे डोंट नो हाउ टू रूल, हाउ टू सर्वाइव इन डेमोक्रेटिक एटमोस्फियर, डेमोक्रेटिक सेटअप। तो रूजवेल्ट भी, तो इससे किसी को फायदा तो नहीं हुआ, चर्चिल को बड़ा फायदा हो गया। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन, ये हम कल चर्चा करेंगे। आशा है कि ये पूरे सीक्वेंस में आपको समझ में आ गया होगा वैश्विक परिप्रेक्ष्य। तो इस पर वहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं 9 बजे वाले सेशन में, जो कि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय।